with the name of Allah Almighty. Registration Act 1908 मानो की स्टोरी है। मैंने अपने दोस्त मिस्टर नाखुदाई से 5 मरला का एक मकान परचेज़ किया है। पटवार खाने में गया हूँ, अपने नाम पर ओनरशिप करवाई है, फीसेस दी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ नाखुदाई बंदा बेईमान है, कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करे और ये क्लेम ना कर दे, केस ना कर दे कि ये मकान तो मेरा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाए, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई पक्का काम हो जाए। तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अपने इस मकान की रजिस्ट्री कराऊँगा। ये मकान की जो रजिस्ट्री होनी है ये कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा, बाकायदा इसकी फ़ीस लेगा। तो पूरी दुनिया को श्योर हो जाएगा कि ये मकान अब एडवोकेट M.K. भुट्टा का है, पक्का सबूत हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के अमल को हमने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूंगा। इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ आएगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स नॉट लीगल बट हैविंग मीनिंग इन इटसेल्फ। यानी कि वो लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई विल लिखी हुई तो नहीं है, कोई बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत है। जैसा कि कोई लेटर ऑफ विश, कोई किसी को ख़त लिखता है, ख़त में लिखता है कि जनाब मैंने आपको अपना मकान गिफ्ट किया, तो ऐसे लेटर को भी रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए इसको। तो नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब हुआ कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की अहमियत है खत। इंडोर्समेंट का मतलब है इंडोर्समेंट का मतलब है कोई एंट्री, साइंड पेपर या अटैच डॉक्यूमेंट या कन्फर्मेशन। जब गवर्नमेंट के ऑफिसर किसी को ख़त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो लेटर के साथ सबूत के तौर पर कोई और अकाउंट की कॉपी भेजते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो कहते हैं द एविडेंस इज एंडोस्ड हेयर विद। एंडोर्समेंट का मतलब है किसी बुक में एंट्री करना, किसी पेपर पर सिग्नेचर करना, या कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देना या कन्फर्म कर देना। एंडोर्समेंट के 3, 4, 5 मतलब हैं। सिंपल मतलब याद रखेंगे। एंडोर्समेंट का मतलब है कि कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर अपनी किताब के अंदर जब एंट्री डालता है किसी डॉक्यूमेंट की, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये क्या बला है? इसका हेड है IG ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे है रजिस्ट्रार के नीचे काम करता है सब रजिस्ट्रार। इसको रजिस्टरिंग ऑफिसर भी कहते हैं। उसके नीचे इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इंस्पेक्टर होते हैं। जब सब रजिस्ट्रार कोई चीज़ को रजिस्टर करता है तो बाज़ का तो उसे इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंस्पेक्टर्स को भेजता है, जाओ इस ब्लॉक में पता करके आओ कि ये मकान वाकई इसी शख्स का है या नहीं है। दैट वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं रजिस्ट्रेशन कराने
और कौन से ऑप्शनल हैं, मर्जी पर हैं, चाहो तो रजिस्टर करा दो, चाहो तो रजिस्ट्रेशन उसकी ना कराओ। मैं एक बात वाजे कर दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 17 टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 17 ठहरा हुआ है रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट्स, वो चाहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, कि जिनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो कौन से हैं? सेक्शन 17 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? 2008 PU, 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची सिंध। और what are the documents of which registration is compulsory, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? 2013 PU, 2008 PU। What is the effect and value of an unregistered document, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के क्या असरात होंगे और उसकी क्या कदर कीमत होगी? कौन सा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी। एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, आपने नहीं कराई, तो अब उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की क्या कदर कीमत है? ज़ाहिर बात है वो एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी। 2010 PU 13। What is the effect of non-registration of documents required to be registered? Discuss। क्या असरात हैं, क्या वैल्यू कदर कीमत है उस डॉक्यूमेंट की जिसको रजिस्टर्ड कराना था, आपने नहीं कराया। 2011, 12, 14 और 2015 फिर UK। इसके साथ सवाल हम साथ, ये तो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराएंगे तो उसकी कदर कीमत क्या होगी उस डॉक्यूमेंट की। साथ सवाल है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन उन डॉक्यूमेंट्स की हो तो सकती है लेकिन पार्टी की मर्जी है रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए। ULC क्वेटा 2008, 2009 PU 11, 12, 14 और फिर 15। ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है। नियर अबाउट दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आंसर कंपलसरी, कंपलसरी यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने मुझे गिफ्ट की तो मुझे लाजमी उस लेटर को लेकर जाना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाना चाहिए जिसके ऊपर किसी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की, और मैं जाकर उस इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराऊं। सेकंड, अब ये डिटेल आपने खुद करनी है, याद इतना रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट को रजिस्टर कराना होता है। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने लीज पर दी है तो आपने उस लीज डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट पर आपने मुआहदा किया है, उसे रजिस्टर कराएं, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन एक शर्त है, ये लीज ईयर टू ईयर हो या एक्सीड्स 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का लीज हो, इन फॉर्म ऑफ ईयरली रेंट, लीज ऐसा हो जिसमें आप सालाना रेंट भी ले रहे हो, परपेचुअल दायमी लीज पर दे दिया आपने, 100 साल के लिए लीज पर दे दिया आपने, परपेचुअल लीज कर दिया, तो ऐसी सूरत हाल में आपने उस लीज डॉक्यूमेंट को, उस लीज एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, ज़रूरी है।
लेकिन साल से ज़्यादा का लीज हो, साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट हो। 3. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लीगल हैसियत तो नहीं रखते लेकिन उनकी अपनी वैल्यू है, जैसा कि ख़त। ख़त में कोई मुझे कह देता है जनाब मेरा 2.5 मरले का प्लाट आपका हुआ, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, मेरी रूह आपसे खुश है, तो वो जो गिफ्ट किया गया है, वो जो लेटर है जिस पर गिफ्ट का ऐलान हुआ है, जिस पर डिक्लेरेशन हुई है कि आपको दे दिया, वो लाजमी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें खास कर क्या चीज़ें आती हैं, जैसा कि क्रिएशन, कोई नई चीज़ क्रिएट कर दी जाती है। डिक्लेरेशन किस चीज़ का डिक्लेयर कर दिया जाता है ख़त के अंदर। असाइनमेंट आपको असाइन कर दिया जाता है, आज के बाद मेरे खेत की सारी देखभाल आप करेंगे। लिमिटेशन, या आपको लिमिटेड कर दिया जाता है, अब मेरे खेत की आपने देखभाल नहीं करनी, कल खेत पर कोई नुकसान हो जाता है तो आप कहते हैं जनाब ये नॉन टेस्टामेंट्री लेटर मेरे पास है जो कि रजिस्टर्ड है और मैं तो लिमिटेड हो गया था अपने इख्तियारात के अंदर, इसलिए नुकसान इसका इसके ज़िम्मे। और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, या ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा लेटर है, ख़त है जिसमें आपको बता दिया गया जी आज के बाद आप इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आज के बाद आपका राइट ख़त्म हुआ, आपका टाइटल ख़त्म हुआ, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ। इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में 100 और अप, जो 100 रुपीज़ से ज़्यादा की हो या 100 रुपीज़ की हो। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स को, इसको सिंपल याद रखेंगे, लेटर। लेटर को, जिस लेटर के अंदर आपके नाम पर कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है या आपको डिक्लेयर किया जा रहा है कि आप फिलहाल चीज़ के मालिक हैं, असाइनमेंट दी जाती है, लिमिटेशन की जाती है और एक्सटिंग्विशमेंट होती है, या आपको बिल्कुल आपके इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट या लिमिटेशन या असाइनमेंट या डिक्लेरेशन या क्रिएशन किस चीज़ की, किसी राइट की या टाइटल की या इंटरेस्ट की। आपको राइट दिया गया था, राइट ख़त्म कर दिया गया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गई। टाइटल दिया गया था, टाइटल ख़त्म कर दिया गया, ये मकान आपका था अब आपका नहीं है, टाइटल ख़त्म हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट हो गई। इंटरेस्ट, आप इसमें से इतना प्रॉफिट लेते थे, आपका इतना इंटरेस्ट था, आपको आग किया, ख़त्म किया। इसी तरह राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को डिक्लेयर भी किया जाता है, क्रिएट भी किया जाता है, असाइनमेंट भी दी जाती है, लिमिटेड भी किया जाता है। लेकिन ये सारे मामलात ऐसी प्रॉपर्टी में होने चाहिए जो इमूवेबल हो और जिसकी 100 या 100 रुपये से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब सिंपल याद रखना है, लेटर, और जिस लेटर में आपको डिक्लेयर किया गया हो कि फ़िलहाल राइट आपका है अब। अदरवाइज़ आपने इस लाइन को ऐसे तैयार कर लेना है, इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 4. एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, कि ये तस्लीम हो किसी पेपर पर कि मैंने अमाउंट रिसीव कर ली, या कोई रिसिप्ट आपको दी गई है कि जी पैसे हमने ले लिए। कोई भी दुकानदार के पास जाते हैं, उसे पैसे देते हैं, चीज़ खरीदते हैं, तो वो आपको रिसिप्ट नहीं बना कर देता, वो रिसिप्ट भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई बड़ी रकम आपने दी है। तो कल को यकीन हो जाता है, आजकल इसका मामला बैंक के ज़रिए होता है, बैंक में चेक के ज़रिए लोग पैसे देते हैं ताकि ये श्योर हो जाए कि इसके अकाउंट में इतने पैसे गए हैं। और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, या किसी चीज़ की आपने पेमेंट की है तो उसका कोई अगर आपने रिसीविंग ली है
तो उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसकी। व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर इन डिक्री, जब आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया डिक्री में, आपने डॉक्यूमेंट पेश किया कि जनाब इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि मैं इस घर का मालिक हूं। अब डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसको डिक्री बना दी कि यही डॉक्यूमेंट मेरा हुक्म है, यही इसका मालिक है, तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए। या ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसको भी रजिस्टर कराना चाहिए। और अवार्ड, या आपको कोई अवार्ड दिया है, पेपर पर लिखा हुआ कि इतना पैसा आपको मिलेगा, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि काम पक्का हो जाए। डोअर डीड, वैल्यू 100 और अप, डोअर डीड किया है, शादी की है हस्बैंड ने, और हस्बैंड ने कहा अगर मेरी वाइफ ने ये काम ना किया तो फिर इसको तलाक होगी, और तलाक जो होगी उसमें जहेज वापस करना होगा, लेकिन जहेज की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा हो पैसों में। भाई मेरी बीवी ने अगर मुझसे खुला ली तो फिर जहेज भी वापस करना पड़ेगा, ये डोअर डीड है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सर्टन डीड्स लाइक, कुछ डीड्स हैं, जैसा कि डीड्स का मतलब मुआहदे हैं, कुछ मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं, जैसा कि अब ये काफ़ी सारे मुआहदे हैं, जहन में रखेंगे, जितने भी याद रहें एग्ज़ाम में लिख देंगे। हर एक मेरी बात को जहन में रखें। 6 बातें या 5 बातें भी आपके जहन में रह गई तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 5 बातें भी रह गई, लेकिन बात को आपने याद ऐसे रखना है जैसे कहानी याद रखते हैं। जैसे कि पीछे मैंने बात की तो आपने जहन में रख लिया, अच्छा भाई गिफ्ट भी रजिस्टर्ड होता है, अच्छा भाई लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी, वो भी रजिस्टर्ड कराएंगे। अच्छा और क्या रजिस्टर कराएंगे? और मैं रजिस्टर कराऊंगा, सपोज आपके जहन में आता है रिसिप्ट वगैरह कोई होगी वो भी रजिस्टर कराऊंगा। अच्छा और क्या? डोअर डीड, हाँ हस्बैंड का भी ख्याल करना है ना, बेचारे मजलूम होते हैं, उनके डोअर डीड भी रजिस्टर कराने चाहिए। और फिर सर्टन डीड्स हैं, वो ख़ास डीड्स क्या हैं? अब ये काफ़ी सारे हैं, जहन में रखें। वक्फ डीड, किसी ने किसी को प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, कंप्लीट दे दी, मुकम्मल उसी को दे दी, तो इसको भी इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। टाइटल डीड, कि ये मकान अब ना खुदाई का नहीं बल्कि अब ये मिस्टर भुट्टे का है, टाइटल डीड, इसका मालिक टाइटल कौन है, ये भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एग्रीकल्चर लोन डीड, एग्रीकल्चर के लिए जो लोन लिया है और जो डीड किया है उसको रजिस्टर्ड कराएं। एक्सचेंज डीड, किस चीज़ को एक्सचेंज किया है, आपने गंदम दी है और आपने वापसी में लैपटॉप ले लिया है, तो ये एक्सचेंज डीड है, इसको रजिस्टर होना चाहिए। डोनेशन डीड, डोनेट किया है कि लो जी ये पैसे मैंने आपको दिए, आप गरीबों में खाना खिलाएं, डोनेशन, डोनेट किया है, इसको भी रजिस्टर होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड, किसी के साथ पार्टनरशिप की है आपने, उसको भी रजिस्टर होना चाहिए। कंप्रोमाइज डीड, कंप्रोमाइज हो गया किसी बात पर, रजिस्टर करें। डिबेंचर, 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 ये एक किस्म का कर्ज होता है, बस इतना ही याद रखें इसको, ये एक लंबा चौड़ा हिसाब है। डिबेंचर एक किस्म का कर्ज होता है, बैंक वगैरह से लेते हैं शराइत के ऊपर, तो डिबेंचर को भी रजिस्टर होना चाहिए। इन नटशेल, ओवरऑल हम कहते हैं कि कुछ डीड्स हैं जिनको रजिस्टर होना चाहिए। याद करें, दोहराएं मेरे साथ, जैसा कि कौन सा याद आता है? वक्फ डीड है, एग्रीकल्चर लोन डीड है, एक्सचेंज डीड है, डोनेशन डीड है, पार्टनरशिप डीड है, कंप्रोमाइज डीड है, डिबेंचर, 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 डिबेंचर याद रहेगा आपको, ये रजिस्टर होने चाहिए। अब इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, 5 बातें भी याद रहेगी तो पेपर में आप इसको कर डालेंगे, मुझे यकीन है। इन नटशेल, ओवरऑल मैं बात करूं आपको सब कुछ भूल जाए। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए।
Our next topic is effect and value of registration. जब आपने डॉक्यूमेंट को, एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया तो रजिस्ट्रेशन का मज़ा क्या है? अब रजिस्ट्रेशन करा के आप खुले कहाँ हैं? अब आप खुले कहाँ हैं? मज़े करें, अब आप दंदनाएं, आप अब आपकी चीज़ को कुछ भी नहीं होता. It is a notice to the world that document is executed. Executed. ये दुनिया को पैगाम पहुंच गया कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मुकम्मल है, हतमी है. सेफ फ्रॉम फ्रॉड एंड फोगरी. ये डॉक्यूमेंट सेफ है, महफूज है, इस पर फ्रॉड नहीं हो सकता, इसके ऊपर फॉल्स कॉपी नहीं बन सकती, इसके गलत डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते. ओके, जब रजिस्ट्रेशन होती है उस वक्त रजिस्टरिंग ऑफिसर आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेता है और फिर कंप्यूटराइज करता है. 3 परत निकालता है, 3 पेजेस निकालता है. एक पेज बायर को देता है, एक पेज पटवार खाने भी भेजता है और एक पेज उसको देता है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए फीस अदा की, दरख्वास्त दी. यानी कि अब अगर कोई शख्स फॉल्स कॉपी निकलवाने के लिए पटवार खाने जाएगा, पटवार खाना क्या होता है? वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ओनरशिप के. हाय हाय हाय, कैसी कैसी बातें बता रहा हूं. वो ओनरशिप के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जगह है, जिसे आप पटवारी कहते हैं. बड़ा जालिम होता है, वो ओनरशिप तब्दील कर देता है. ख्याल करना, आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में तो 2005 के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया. अब पंजाब और पाकिस्तान में भी कंप्यूटराइज सिस्टम है. अब पटवारी सिर्फ सिग्नेचर करता है, सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर है, ऑनलाइन मौजूद है. मैं ये कह रहा हूं कि अब इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की फॉल्स कॉपी, फोगरी नहीं हो सकती. और साथ आपको ये भी बता दिया कि प्रोसीजर क्या है. रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट देंगे अपने मकान के. ये मकान मैंने ख़रीदा है जनाब, तो इसको रजिस्टर्ड कर दो. तो वहाँ पर कंप्यूटर क्लर्क उसके 3 पेजेस निकालता है. डेटा एंट्री करने के बाद इंक्वायरी कंप्लीट, और फिर सर्टेन खास या कंसर्न्ड रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करता है और एक पेज बायर को देता है. एक पेज जिसने मकान लिया है, हो सकता है एप्लीकेशन भी उसी ने दी हो तो दूसरा पेज भी उसी को मिलेगा, और एक पटवार खाने जाता है और फिर कंप्यूटर में रिकॉर्ड कायम हो जाता है. आहा. नेक्स्ट क्या फ़ायदा है? इफेक्ट एंड वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? सिक्योर. अब ये सिक्योर है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस. ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ अब महफूज है तमाम तर ट्रांजैक्शंस के लिए. अब इस डॉक्यूमेंट पर आप कर्ज लें, इस डॉक्यूमेंट पर आप मकान को बेचें, जो भी तबादला करें, जो भी लेन देन करें, इस डॉक्यूमेंट पर, इस मकान पर सेफ है. अफेक्टिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने असर डाला है, इसने मुतासर किया है प्रॉपर्टी के टाइटल को. यानी कि प्रॉपर्टी के टाइटल को अफेक्ट का मतलब मजबूत किया है. और ये डॉक्यूमेंट अब रेडी है फॉर ट्रांजैक्शन. अब इस पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस पर आप तमाम लेन देन कर सकते हैं. 3 बातें बताई हैं इफेक्ट एंड वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन में. एक बात ये है कि ये श्योर हो गया पूरी दुनिया को कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, एक्सिक्यूटेड है, सेफ है, फ्रॉड नहीं हो सकता, फॉल्स कॉपी नहीं निकल सकती. अब ये सिक्योर है लेन देन के लिए. फिलॉसफी आप कर लेंगे नीचे,
آپ نیچے لکھ لیں گے, ان کے ٹائٹل بنا کر نیچے لکھیں. میرا مقصد ہے آپ کو ایک کہانی کی طرح ساری بات سمجھانا. بس آپ یہاں سے سمجھیں اور سیدھے جا کے ایگزام میں بیٹھیں اور لکھ ڈالیں, جو من میں آتا ہے اس کے متعلق لکھ ڈالیں. اور میں نے پورے ایکٹ کو سمرائز کر دیا, صرف 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے اندر ساری باتیں کہہ ڈالتا ہوں. سنیے اور جا کر لکھ ڈالیے. Now the next topic is effect of non-registration. جس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کرانا ضروری تھا آپ نے نہیں کرایا, اب اس ڈاکومنٹ کی کیا ویلیو ہے. پہلی بات, نو کریشن, ڈکلیریشن, اسائنمنٹ, لمیٹیشن اور ایکسٹنگوشمنٹ آف رائٹ, ٹائٹل اور انٹرسٹ. پہلی بات تو اگر آپ نے جس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کرانا تھا نہیں کرایا تو سمجھے کہ نہ تو اس میں رائٹ, ٹائٹل یا انٹرسٹ کریٹ ہوا, ڈکلیریشن ہوئی نہ اس کی, نہ اسائنمنٹ ہوئی, نہ اسے لمیٹڈ کر سکتے ہیں, نہ ایکسٹنگوشمنٹ. کیونکہ جو بات کہی گئی تھی وہ تو آپ نے رجسٹرڈ ہی نہیں کرائی. ان ایموویبل پراپرٹی ویلیو 100 اور اپ, خاص کر اس معاملے میں جب ایموویبل پراپرٹی کی بات ہو اور اس کی ویلیو 100 یا اس سے زیادہ ہو, 100 روپے سے یا اس سے زیادہ. مثال کے طور پر اب ذرا مزید آسان کرتے ہیں. ان رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے, سیل ڈیڈ ہوا, رجسٹرڈ کرانا لازمی تھا, آپ نے رجسٹرڈ نہیں کرایا. اس سیل ڈیڈ میں کسی نہ کسی کو ٹائٹل کیا ہے نا کہ یہ 5 مرلے کا مکان مسٹر بھٹا اب آپ کا ہے, تو ان رجسٹرڈ رہے گی بات. سیل ڈیڈ ان رجسٹرڈ ہے تو ٹائٹل کریٹ ہی نہیں ہوا. لیز ڈیڈ اونرشپ آپ کو مل گئی ہے لیکن پکا کنفرم ٹائٹل نہیں کریٹ ہوا. لیز ڈیڈ ہے, لیز ڈیڈ اس میں بھی آخر آپ دوسرے آدمی کو رائٹ دیتے ہیں کہ میری زمین پر کام کرو, تو وہ رائٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. لیز ڈیڈ رجسٹرڈ نہیں ہوا تو کل کو کورٹ میں اگر کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ کسی کلیش کی وجہ سے چلا گیا تو آپ کس طرح سے پروو کریں گے کہ آپ نے اس شخص کو زمین پر رائٹ دیے تھے ایز آ لیز. اور لیز ڈیڈ یہ ہے, آپ کو کورٹ کہے گا آپ نے اس لیز ڈیڈ کو رجسٹرڈ کروایا تھا, یہ جھوٹا ہے, فراڈ ہے, میں بھی غلط ہے. پکا کام کرنا ہے. ڈیڈ آف گفٹ, آپ کو ڈیڈ آف گفٹ لکھ کر دے دیا کہ یہ مکان آپ کا ہوا, تو اگر آپ نے اپنے ٹائٹل کو کنفرم کرنا ہے تو ڈیڈ آف گفٹ کو رجسٹر کرانا چاہیے تھا. نہیں کرایا آپ نے تو سمجھو کہ ٹائٹل ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے. ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, مشکل بات ہے. سمپل آپ 2 چیزیں یاد رکھیں گے, یہ اس کو یاد کر لیں گے. نو کریشن, ڈکلیریشن, اسائنمنٹ, لمیٹیشن اور ایکسٹنگوشمنٹ آف انورٹڈ کاماز میں آگے رائٹ, ٹائٹل اور انٹرسٹ. یہ بات یاد رکھیں گے. آگے بات آپ کو یاد آ جائے گی, بھائی رائٹ, ٹائٹل یا انٹرسٹ کریٹ ہی نہیں ہوتا, ڈکلیئر ہی نہیں ہوتا. ڈکلیئر ہونے کے باوجود ڈکلیئر نہیں, کریٹ ہونے کے باوجود کریٹ نہیں, کیونکہ آپ نے اس کی رجسٹریشن نہیں کرائی. اور خاص کر معاملہ جب متعلقہ اموویبل پراپرٹی سے ہو, اموویبل پراپرٹی جس کی ویلیو 100 روپیز یا اس سے زیادہ ہو. مثال کے طور پر ایگزامپل دینی چاہتے ہیں تو جیسا کہ سیل ڈیڈ ان رجسٹرڈ رہ گیا, لیز ڈیڈ ان رجسٹرڈ رہ گیا, ڈیڈ آف گفٹ ان رجسٹرڈ رہ گیا. نیکسٹ, اگلی بات کیا ہے؟ ایفیکٹ آف نن رجسٹریشن پڑھ رہے ہیں کہ رجسٹریشن نہیں کرائیں گے تو اس ڈاکومنٹ کی کیا ویلیو ہوگی. نن رجسٹرڈ ڈاکومنٹ از ایکسیپٹیبل ایز ایویڈینس. نن رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے کورٹ میں ایویڈینس, لیکن کس چیز کا ایویڈینس؟ آف ریسپٹ, صرف اتنا کہ جناب واقعی پیسے اس نے لیے تھے. آف آفینس
کہ जनाब वाकई इसने ये जुर्म किया था, ऑफ ट्रांजैक्शन वाकई लेन देन हुआ था, ऑफ डेट वाकई कर्ज लिया गया था, ऑफ हैंड राइटिंग कि यस ये इसी की हैंड राइटिंग है, ऑफ डिक्री कि ये हुक्म आया था, ऑफ टेकिंग पोजीशन मलकियत लेने के एविडेंस के तौर पर आ सकता है। मलकियत लेने के एविडेंस के तौर पर वो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है, लेकिन मलकियत होने के इसी की है उसके लिए ये एविडेंस काफ़ी नहीं, ये एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ये था नॉन रजिस्ट्रेशन का, यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन में आप कहेंगे जिस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी थी अगर आपने नहीं कराई तो समझें कि आप किसी राइट टाइटल या इंटरेस्ट के मालिक नहीं बने, लिखे पढ़े और कंफर्म और कंप्लीट और एक्सिक्यूटेड अंदाज में नहीं है। दूसरी बात, नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है मामूली चीज़ों का, जैसे कि मैंने पैसे वसूल किए, जनाब इसने गुनाह किया था, जनाब लेन देन हुआ था। लेन देन क्या हुआ था, फ्रॉड हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मामला नहीं है, सिर्फ लेन देन हुआ था, कर्ज लिया गया था, हैंड राइटिंग जनाब इसी की है, जनाब ये जज का हुक्म है, जनाब मलकियत ली गई थी, इतनी बात हुई है। मलकियत क्यों ली गई थी, कैसे ली गई थी, लीज पर थी या इसको आपने गिफ्ट किया था या ये इसको बेच दिया था, ये श्योर नहीं है, इसका एविडेंस नहीं है अगर नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। इसीलिए लोग जो सियाने लोग हैं जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके साथ जाकर रजिस्ट्री कराते हैं, कहीं मूंछों वाला नाखुदाई फिर ना जाए। और कुछ लोग अल्लाह तवक्कुल वो इंतकाल पर ही काम चलाते हैं, यानी कि जो पटवार खाने से ओनरशिप आपके नाम पर दर्ज की जाती है उसी से ही काम चलाते रहते हैं, चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आए थे, वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल है, पार्टी की मर्जी है रजिस्टर्ड कराए या ना कराए। कंप्लीट क्वेश्चन आता है। अब हम बताएंगे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, करा दें तो फिर भी ठीक है, ना कराएं तो ओके है। विल, वसीयत, वसीयत तो मेरे भाई ओरल भी हो सकती है, कह दिया मुंह से, चार लोगों ने सुन लिया, मोतबर लोग थे तो विल ठीक है, कायम है, तो विल को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर कोई चाहे तो रजिस्टर्ड करा भी सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी को अथॉरिटी लेटर दिया है, मेरा मकान है, मैं कनाडा के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने अपने भाई को लेटर, अथॉरिटी लेटर दे दिया कि मेरा मकान बेच दो और पैसे ले लो। अथॉरिटी लेटर जो दे दिया है इसको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है या नहीं। कल को ऐसा ना हो मैं कनाडा से वापस आऊं, मैं कहूँ मेरा मकान, वो कहे वो तुमने पैसे लिए नहीं थे, केड़े पैसे भाई, मैंने तो मकान बेचा ही नहीं, तो अथॉरिटी लेटर रजिस्टर्ड होगा। फिर भी वो एविडेंस है, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर भी गवर्नमेंट कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा कि ये अथॉरिटी लेटर ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सेल, सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन, घर के अंदर 5 मरले के मकान को 2 भाइयों ने 2.5 मरले में तकसीम कर लिया, इस पार्टीशन को एग्रीमेंट में लेकर आए, क्या इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए? ना भी कराएं तो कोई बात नहीं। एग्रीमेंट ऑफ मुगेज, मुगेज पर दिया आपने प्रॉपर्टी, अपने मकान को मुगेज पर गिरवी रखवाया, 5 लाख रुपया लिया और 2.5 मरले का मकान आपने दूसरे को 5 साल के लिए दे दिया, इसमें रहो मौजें करो। ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है? ना भी कराएं तो खैर है, ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग टेनेंसी फॉर अ ईयर और लेस, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे
किराए पर बिठाते हैं किसी को 1 साल के लिए या उससे कम के लिए। टेनेंसी का मतलब किराए पर बिठाना, किराए पर देना। टेनेंट किराएदार होता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके तहत आपने किसी को 1 साल या उससे कम के लिए बिठाया है टेनेंसी पर, किराए पर, तो उसको रजिस्टर्ड ना भी कराएं तो खैर है। प्रॉमिसरी नोट, कोई वादा किया है, प्रॉमिसरी नोट किया है, कोई वादा किया है, उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं। डीड ऑफ अडॉप्टेशन, कोई चीज़ अडॉप्ट की है, किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है या कोई और चीज़ अडॉप्ट की है, तो उस डीड को रजिस्ट्रेशन ना भी कराएं तो खैर है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और बाउंड्स, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग, भाई मैं यहाँ पर एक स्टॉल लगाऊंगा, आपको इतने पैसे दूंगा, ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। रिलीजेस, कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, डिलीवरी दे देते हैं, चीज़ भेज देते हैं, तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं। तो याद रखेंगे कि विल को रजिस्टर नहीं कराना, पावर ऑफ अथॉरिटी लेटर रजिस्टर ना कराएं, एग्रीमेंट ऑफ सेल, पार्टीशन, मोर्गेज, इसको रजिस्टर ना कराएं। उसके बाद टेनेंसी अगर 1 साल या उससे कम के लिए रजिस्टर ना कराएं। कोई प्रॉमिसरी नोट है, अडॉप्टेशन है, या कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स और बाउंड्स हैं, या कोई डिलीवरी की है, रिलीज़ किया किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो इन चीज़ों को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं। ये छोटे मामलात है और इनकी वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी कि रजिस्ट्रेशन से पहले है या बाद में है। हाँ, अगर कोई पार्टी अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो करा सकती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड कीपिंग गुड ears. Now this is your host lecturer M.K. Bhutta. Now phone number or WhatsApp 0333 4655 305. Nice of you.